So बच्चे last organelle from endomembrane system is vacuole. So बच्चे vacuole है क्या? Vacuole is a membrane bound space, मतलब साइटोप्लाज्म में एक खाली स्पेस आप कह सकते हो, तो वैक्यूल वो है. तो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म. और बच्चे मेम्ब्रेन बाउंड तो है, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन होगी वो बाकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेलीज की तरह सिंगल मेम्ब्रेनस है. जो मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल रहेगी. और बच्चे ये वैक्यूल्स जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास एनिमल और प्लांट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो बच्चे हमारे पास एनिमल में है जो वैक्यूल, that vacuoles are smaller but numerous in number. Smaller रहेंगे but वो ज्यादा रहेंगे. ठीक है. वही अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में, लार्जर रहेगा बट लेस इन नंबर, मे बी सिंगल भी हो सकता है. ठीक है. एंड दैट vacuole which is larger and is present in case of plant is called as sap vacuole. Sap vacuole कहा जाता है, which covers 90% portion of the cell. Portion of cell. Cell का 90% portion जो है वो कवर कर लेता है. ठीक है. So further, अब बच्चे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स की, किस किस तरह के टाइप वैरायटीज जो है वैक्यूल्स में मिल सकती हैं. सो टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, सबसे पहला तो फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल जो है वो बहुत सारे एनिमल्स में, प्रोटिस्टास में देखने को मिलेंगे. ठीक है. लाइक इन केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, जब वो फूड को एंगल्फ करते हैं तो फूड जो है वो वैक्यूल की फॉर्म ले लेता है. तो बच्चे इट इज फॉर्म्ड इन प्रोटिस्टास ड्यू टू एंगल्फिंग ऑफ फूड. तो बच्चे इसमें अमीबा के एग्जांपल ले लेती हूँ. उसमें एक और तरह का वो भी रहता है, वैक्यूल भी रहता है, उसके बारे में भी बात करनी है फर्दर. इफ दिस इज अमीबा, द इरेगुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, तो अमीबा जो है इसके सामने फूड है. लेट्स से दिस इज द फूड पार्टिकल. तो अमीबा क्या करेगा, इसको एंगल्फ करने के लिए इट एक्सटेंड्स सीडोपोडिया दिस वे. फिंगर लाइक प्रोसेसेस which are formed due to extension of its plasma membrane. ये फूड को, पार्टिकल को एंगल्फ करने के लिए ये स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करेगा एंड अल्टीमेटली इस स्यूडोपोडिया को बंद कर देगा, जिसकी वजह से एक वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से ये फूड इसके अंदर आ गया, वैक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया, स्पेस बन गई. ठीक है. सो ये है हमारे पास फूड वैक्यूल. अल्टीमेटली इसी में डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद यहीं से, इसी की हेल्प से वेस्ट मटेरियल बाहर ही मूव कर दिया जाएगा. लेकिन हमारे पास अमीबा में ना बच्चे एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा. एंड यस, इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलरिटी आल्सो. कैसे, उसके बारे में बात करेंगे. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में भी रहता है बेटा. पैरामीशियम, अमीबा is present in paramecium. Again, both are protists and amoeba
एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो करता है। इसमें क्या करता है, जैसे कोई वेस्ट मटेरियल है सेल में जनरेट हुआ है, अभी के अभी उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, इन दैट केस ये क्या करते हैं, वैक्यूल के अंदर से स्टोर कर लेते हैं, वैक्यूल के अंदर उसे स्टोर कर लेते हैं। अब क्या होगा, स्टोर करने के बाद ये बिल्कुल पैक हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऑस्मोलैरिटी इनएक्टिव हो जाएगी। जैसे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट है, अमीबा और प्रोटिस्टा जो है वो फ्रेश वाटर भी रहते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर अगर सॉल्ट ज्यादा है, एंड वो ऑब्वियसली रहेंगे, और ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, उस दौरान क्या होगा, सॉल्ट अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो क्या होता जाएगा, वाटर का मूवमेंट अंदर होता जाएगा, है ना। सो क्या होता है, वैक्यूल जो है वो सॉल्ट को भी ट्रैप कर लेता है, सॉल्ट को भी ट्रैप कर लेगा, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रैप करेगा, और अल्टीमेटली वॉल के साथ मर्ज करके एक्सोसाइटोसिस करके वो सारे सॉल्ट, वो सारा वेस्ट जो है बाहर निकाल देगा। तो मतलब एक तरह से एक्सक्रीशन भी कर रहा है और ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन कर रहा है, ताकि अमीबा को फ्रेश वाटर में रहने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो फ्रेश वाटर में रहेगा, सारा वाटर अंदर आता जाएगा उसकी बॉडी के, और सेल बर्स्ट हो जाएगा, सेल स्वेल अप कर जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रखता है जो टाइम टू टाइम सॉल्ट वाटर बैलेंस बनाने में हेल्प करे और एक्सक्रीशन भी करता जाए, ताकि वेस्ट उसकी बॉडी में इकट्ठा ना हो, और वो उसकी बॉडी का अरेंजमेंट, उसके सेल के अंदर का अरेंजमेंट जो है वो हाइपरटोनिक ना हो जाए, ठीक है। तो कंटिन्यूसली वाटर रिमूव करता रहेगा एक तरह से। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करते हैं। थर्ड है सैक वैक्यूल, जिसका नाम हमने प्लांट के केस में लिखा है। सैक वैक्यूल इज द लार्ज वैक्यूल ऑफ प्लांट। और बच्चे इस की मेम्ब्रेन को, इस सैक वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। और बच्चे सैक वैक्यूल क्या करता है, इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स को सैक कहा जाता है, इसलिए सैक वैक्यूल वाटर, मिनरल्स, फूड वो स्टोर करता है, ठीक है। एंड लास्ट वैक्यूल इज द गैस वैक्यूल, कुछ वाटर प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है ताकि वो लाइटर फील कर सके और फ्लोट कर सके। तो गैस वैक्यूल कंटेन्स gas to provide buoyancy in some water plants, कुछ water plants के light feel करवाने के लिए। So that's it for the vacuole। vacuole में सिर्फ इतना ही बेटा, ठीक है। So double membranous organelle, तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल में सबसे पहली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बच्चे, और हाँ सबसे बड़ी चीज, एक चीज और बता दूं, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा सबसे पहली लाइन में ही, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसको स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है अलग से, अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इजीली नहीं मिलता, इजीली डिटरमाइन और एनालाइज नहीं किया जा सकता, और इसका नंबर जो है वो वेरिएबल रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि सेल की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। आप न्यूरॉन्स में भी इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को एनालाइज करने की कोशिश करोगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उसमें ज्यादा दिखेगा, न्यूरोनल एक्टिविटी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है बॉडी में, हर वक्त हो रही होती है, ठीक है। सो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बच्चे ये एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर रहता है या फिर सिलेंड्रिकल रहेगा। और बच्चे इसका अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो स्पेसिफिकली 0.2 माइक्रोमीटर
to 1 माइक्रोमीटर है, और एवरेज अगर मैं इसकी बात करूं तो 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज जो है वो डायमीटर दिख जाता है, विद लेंथ स्पेसिफिकली फ्रॉम 1.0 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। ये इसका लेंथ का वेरिएशन देखने को मिला, यानी कि आप देखोगे कि पूरा इसमें एक प्रॉपर रेंज दिखेगा। ठीक है, तो वेराइटीज है, सिलेंड्रिकल है, सॉसेज शेप है। अब बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे हमने कहा कि सॉसेज शेप है तो वैसा ही बनाएंगे। ये बच्चे ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में लिखा गया है, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और बच्चे इससे आउटर मेम्ब्रेन तो ठीक है, पर इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती है बच्चे। सो इस तरीके से ये फोल्डिंग्स है, इसके इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स रहती है ताकि वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को अकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो बच्चे अब इसके लेबलिंग के बारे में बात करते हैं। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, और बच्चे ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फोल्डिंग्स हैं, एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बच्चे इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टे, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहा जाता है। ठीक है, और बच्चे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये टर्म भी। ठीक है, उसके बाद बीच में प्रेजेंट है मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स कंटेन्स फ्यू आरएनए, कुछ आरएनए प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। आरएनए के अलावा बच्चे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज राइबोसोम्स। इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स जो है ना बच्चों वो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक नेचर के रहेंगे, दैट इज 70s। ठीक है, तो 70s राइबोसोम्स रहेंगे। और बच्चे दूसरा इसके पास अपना डीएनए तक है, यानी कि सर्कुलर डीएनए अगर हम बात करें इस तरीके से सर्कुलर डीएनए है। तो सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड 70s राइबोसोम्स, so it combined forms a protein synthesizing machinery। ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती है मैट्रिक्स में बेटा। ठीक है, तो बच्चे ये सारी चीजें प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, अल्टीमेटली इसी वजह से ये ऑर्गेनली जो है वो सेमी ऑटोनॉमस मानी जाती है। और बच्चे सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली जो है वो डिवाइड भी कर पाती है विद द हेल्प ऑफ फिजन मैकेनिज्म शो करती है। अब खुद देखो यहाँ पे सब कुछ तो है, 70s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए और मैट्रिक्स, आरएनए। तो एग्जिस्टेंस के लिए यानी कि खुद को बढ़ाने के लिए फ्यूजन इजीली कर पाएंगे। प्रोटीन तो कुछ प्रोटीन तो अपने आप ही बना लेते हैं, which is this organelle, that's why it's called as semi-autonomous organelle. And can synthesize some of its protein. अपने कुछ प्रोटीन बना पाता है, and yes they divide
बाय फिजन, फिजन से डिवाइड भी करते हैं। अब बच्चे इसके मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन क्या है? तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस पावर हाउस ऑफ द सेल में कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिसके लिए एक्चुअल फोल्डिंग्स बनी है। तो बच्चे वो स्ट्रक्चर्स जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीजोन। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा ऑक्सीजोन्स, और ये ऑक्सीजोन्स क्या करते हैं बच्चे? ऑक्सीजोन्स जो है ये एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एटीपी सिंथेसिस करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ताकि न्यू एटीपी इजीली बन सके। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजोन्स। तो इसके बारे में बात करते हैं फर्दर। तो बच्चे स्ट्रक्चर हैज सबसे पहला आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें फोल्डिंग्स रहेंगी एंड दैट फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज cristae to increase surface area to accommodate oxysomes, ऑक्सीजोन्स को अकोमोडेट करने के लिए। एंड ऑक्सीजोन्स आर कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स। एंड इस F0 F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक हेड होता है, तो स्टॉक होता है एंड तीसरा बेस, ठीक है। तो बच्चे ये बेस, स्टॉक और हेड, बेस एम्बेडेड रहता है इनर मेम्ब्रेन में और हेड जो है वहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होगा बेटा, ठीक है। सो ऑक्सीजोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसका स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स, विच कंटेन्स सर्कुलर डीएनए, और बच्चे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा, आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंड यस, बेस इज F0 जोन एंड F1 फॉर हेड, ठीक है। सो दैट्स द स्ट्रक्चर दैट, और ये पूरा फंक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का रहेगा। सो नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है बच्चे वो ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ प्लांट्स में और हाँ कुछ यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे, ओनली इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो है वो प्रोटिस्टास है बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा का हिस्सा है, उनमें प्लास्टिड्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में स्ट्रिक्टली एब्सेंट है, एंड द सैप वैक्यूल व्हिच इज द लार्जर वैक्यूल वो भी एनिमल में एब्सेंट, ठीक है। सो प्लास्टिड्स एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में प्रेजेंट और यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और बच्चे ये प्लास्टिड्स जो है ना, इनके डिफरेंट प्लास्टिड्स आपको मिलेंगे विद डिफरेंट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करूंगी, फिर फर्दर जो हमें मेन और इम्पोर्टेंट प्लास्टिड करना है उसे डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास तीन मेन तरह के प्लास्टिड्स हैं। वो तीन मेन तरह के प्लास्टिड्स जो हैं वो है क्लोरोप्लास्ट, जिससे आप फेमिलियर रहते हो, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जाना है आपने उसको। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स।
तो मुझे 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड में जैसे मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये वो प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट होता है, वो भी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, has pigment called as chlorophyll, which is a green colored pigment, and this pigment helps in the process that is photosynthesis। तो बच्चे ये ऑर्गेनली जो है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम दूसरे केस में बात करें, दूसरी ऑर्गेनली है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्रोमोप्लास्ट दूसरा प्लास्टिड है जिसमें कलर रहते हैं, यानी कि पिगमेंट्स रहते हैं, लेकिन अदर देन ग्रीन। तो इट हैज पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन पिगमेंट, अदर देन क्लोरोफिल। तो बच्चे क्लोरोफिल के अलावा बाकी पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट पार्ट्स को और प्लांट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं। स्पेशली आप पेटल्स में देखोगे रेड, ग्रीन, रेड, येलो, जो है हमारे पास पिंक कलर जो है वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के अरेंजमेंट की वजह से आता है। फ्रूट्स को जो कलर मिलता है वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए स्ट्रिक्टली क्लोरोफिल चाहिए होगा, क्योंकि वो मेन रिएक्शन सेंटर बनाता है जिसकी वजह से वहां पे प्रोसेस होता है। अब बच्चे अल्टीमेटली we have third type of organelle or third type of plastid, which is leucoplast, and leucoplast strictly lack pigments. Leucoplast lack pigments. So अगर pigments lack कर रहा है तो इसका क्या फंक्शन है? तो बच्चे leucoplast जो है इट्स अ स्टोरेज ऑर्गेनली, ये एक स्टोरेज ऑर्गेनली है। और बच्चे स्टोरेज ऑर्गेनली भी 3 तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कंटेंट जो है वो स्टोर हो रहा है। तो बच्चे वी हैव अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, sorry, इलायोप्लास्ट, and the third one is aleuroplast, A-L-E-U-R-O, aleuroplast। तो ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि स्टोरेज करते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? अमाइलोप्लास्ट जो है इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है। इलायोप्लास्ट इट स्टोर्स लिपिड्स, वो लिपिड स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट इट स्टोर्स प्रोटीन्स। तो ल्यूकोप्लास्ट, वो ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर कर रहा है उसे एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे, वो ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड स्टोर कर रहा है उसे एलायोप्लास्ट कहेंगे, एंड वो ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है उसे अमाइलोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो बाकी ये 2 ऑर्गेनली पिगमेंट्स कंटेन करती है, क्रोमोप्लास्ट फॉर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स टू डिफरेंट फ्रूट्स, फ्लावर्स, एंड क्लोरोप्लास्ट इज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे इसीलिए हमें क्या करना है, अब इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डील करना है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है एंड ये अकॉर्डिंगली अरेंज है, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को हेल्प करते हैं। हम यहाँ पे सारे प्लास्टिड का स्ट्रक्चर ना लेकर डायरेक्टली सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का ले रहे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगेन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, ठीक है। इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन्स रहेंगी, अगेन अ sac like structure, this way। so outer membrane and inner membrane। ये 2 मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को थाइलाकॉइड कहा जाता है। लेकिन बच्चे वो थाइलाकॉइड जो है वो अकेले नहीं होते, यानी कि वो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अकेले नहीं होते, बल्कि स्पाइल बनाई होती है उन्होंने, स्टैक हुए होते एक के ऊपर एक, मतलब एक तरह से स्टैकिंग करके पूरा एक चैनल बना दिया होता है,
ठीक है, एक पाइल बना दी होती है। तो इस तरीके से हमारे पास थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे जिन्होंने स्टैकिंग बनाई है। तो बच्चे अगर एक सिंगल थाइलाकॉइड की बात करें, दैट सिंगल थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, whereas the stacking formed by thylakoids is called as granum, plural granum. ठीक है, तो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, whereas the whole stacking formed by this thylakoid is called as granum, plural grana. ठीक है, the granum is whole stacking, complete stacking. और बच्चे ये थाइलाकॉइड ही है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। किस तरीके से अरेंज होता है वो आपका फर्दर फोटोसिंथेसिस के चैप्टर पे कवर होगा बेटा। अब बच्चे इस थाइलाकॉइड में हमारे पास क्या रहता है, ब्रिज रहता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो इनको कनेक्ट करते हैं बेटा, इन थाइलाकॉइड्स को इन ग्रानम को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करते हैं थाइलाकॉइड्स को ग्रानम को, इन्हें कहा जाता है स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले। एंड अल्टीमेटली द होल फ्लूइड पार्ट जिसमें ये प्रेजेंट है सारे स्ट्रक्चर्स, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, सो ये है पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। और हाँ, स्ट्रोमा में मैं अगेन बता दूं, स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए भी रहेगा, क्योंकि ये भी बच्चे ऑर्गेनली जो है ये सेमी ऑटोनॉमस है। सर्कुलर डीएनए विद सम आरएनए एंड राइबोसोम्स 70s, 70s राइबोसोम्स एंड आरएनए। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो दैट्स द स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो बच्चे एक बार इसका ब्रीफली डिटेल लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेली में क्या क्या, किस स्ट्रक्चर में क्या क्या शेप रहता है। क्योंकि बच्चे जितने भी अलग अलग ऑर्गेनेलीज है ना, सॉरी ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें अलग अलग शेप भी रहता है। इनफैक्ट एल्गी में तो बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। आपको जो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे वो लेंस शेप, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, स्फेरिकल, कैसी भी अरेंजमेंट मिल सकती है। ठीक है, सो लेंथ और विड्थ जो है वो भी वेरिएट करती है सब में। तो मैं लेंथ और विड्थ के बारे में यहीं पे लिख लेती हूँ। तो लेंथ जो है इस ऑर्गेनेली की दैट्स 5 to 10 मिलीमीटर अप्रॉक्स, एंड विड्थ जो है नियरली 2 to 4, विड्थ जो है वो 2 to 4 मिलीमीटर के आसपास है। ठीक है, एंड शेप कैन बी ओवल, discoid, reticulate, cup shaped, ribbon like। क्लेमिडोमोनास में तो आपको कप शेप मिलेगी पूरी इस तरीके से। अगर क्लेमिडोमोनास इस तरीके से हेल्दी है, ठीक है, उसमें इस तरीके से कप शेप क्लोरोप्लास्ट रहेगा। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसका शेप कप शेप। ठीक है, और रिबन लाइक अरेंजमेंट आपको उसमें मिल जाएगा दिस स्पाइरोगेरा में। ठीक है, और बच्चे इसका नंबर भी वेरी करता है। इसके केस में जो नंबर है ना वो हमारे पास, जैसे आप इससे देख रहे हो क्लेमिडोमोनास में, तो क्लेमिडोमोनास में ना कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा विद 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट रहेगा। लेकिन जो लीफ है ना, जो हमारे पास
एडवांस प्लांट्स उनके लीफ है, उनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स इन लार्ज प्लांट्स ऑफ द ट्रीज। तो बच्चे मेसोफिल सेल्स जो है उनके केस में 20 to 40 पर सेल दिख जाएंगे आपको क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ब्रीफली इसका थ्योरी में जान लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, सबसे पहला तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसके कोई इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स नहीं है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को अरेंज करने के लिए सफिशिएंट स्पेस है जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में रहेगी। उसके बाद सेकंड है इसमें स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है इट्स अ सेमी फ्लूइड पार्ट जहां पे सारी चीजें अरेंज रहेगी। एंड बच्चे दिस सेमी फ्लूइड पार्ट जो है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास डार्क रिएक्शन करवाते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बच्चे फोटोसिंथेसिस में आगे आप दो तरह के रिएक्शन पढ़ोगे, डार्क एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंडेंट है, जो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती, और डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन के बाद होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस वाली रिएक्शन। तो बच्चे जितने भी एंजाइम्स है ना जो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए चाहिए, डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए, वो सारे स्ट्रोमा में होते हैं। तो इसलिए स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है इस डार्क रिएक्शन में पर्टिकुलरली, वो अभी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस के, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स डील कर लें, ठीक है। वहां पे लाइट सेंटर्स और रिएक्शन सेंटर्स के बारे में बात करना है, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डार्क रिएक्शन। उसके बाद स्ट्रोमा में अरेंज है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड which get start to form, जो कि स्टैकिंग कर लेते हैं टू फॉर्म ग्रैनम, जो ग्रैनम बना लेते हैं, और प्लूरल है ग्रैनम, ठीक है। एंड बच्चे इट्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल, मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा। क्लोरोफिल which is required for photosynthesis, which is required for light reaction of photosynthesis, मतलब light reaction thylakoid में होगी। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे फिर स्ट्रोमा में आ जाएंगे, फिर उसके बाद वहां डार्क रिएक्शन होगी। तो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। And further, grana or grana joined each other with the help of stromal lamellae, with the help of bridge-like structure. Structure called as stromal lamellae. ठीक है। एंड दिस ऑर्गेनेल इज अगेन सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि ये भी अपना प्रोटीन बना सकती है। ठीक है, और ये ऑर्गेनेल स्ट्रिक्टली एनिमल से एब्सेंट है, इस चीज का ध्यान रखिए। सो बच्चे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम्स। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, और बच्चे ये अकेली ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। तो राइबोसोम्स, सो राइबोसोम्स जो है बच्चे सबसे पहले डेंस पार्टिकल की तरह ऑब्जर्व किए गए थे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बच्चे इट्स डिस्कवरी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कंट्रीब्यूटेड बाय जॉर्ज पैलेट।
जॉर्ज पैलेट ने इसे डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जो 1940 में इन्वेंट किया गया और अल्टीमेटली 1953 में डिस्कवरी हो गई। ठीक है, और राइबोसोम जो है ना बच्चे, these are required for protein synthesis. They are responsible for protein synthesis, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हो यहाँ चाहे अकेले, चाहे फ्री डी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, वहां पे ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं with the help of a process called as translation. और बच्चे ये राइबोसोम जो है वो दो तरह के होते हैं, it is of two types, that is 70S and 80S. 70S and 80S. 70S is present in case of prokaryotes and in eukaryotic mitochondria and plastids. Eukaryotic organelles may like mitochondria and plastids वहां पे प्रेजेंट रहता है। Okay, and the remaining one, 80S ribosomes are present only in eukaryotic cytoplasm, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होगा, चाहे वो फ्रीली प्रेजेंट हो, तो 80S रहेगा, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के अंदर अलग है। ठीक है, तो बच्चे राइबोसोम चाहे दो तरह के हैं, बट इसके स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रेजेंट रहता है दो सब यूनिट, इट इंक्लूड्स टू सब यूनिट्स, द लार्जर एंड द स्मॉलर वन, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये ऊपर वाला लार्जर सब यूनिट है एंड नीचे वाला ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, पर बच्चे 70S के केस में और 80S के केस में, दोनों के केस में ये सब यूनिट्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो बच्चे 70S के केस में जो लार्जर सब यूनिट है वो है 50S, और 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट रहेगा। 30S स्मॉलर एंड 50S लार्जर। काउंट नहीं करना, प्लस नहीं करना, 80S आएगा। इनकी डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है, जो इसमें S है ना उसे स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा जाता है, तो S हियर रिप्रेजेंट स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट विच रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर हम इसको कंबाइनली देखें तो कितने रेट पे सेटल होता है, कितना डेंस है, या फिर इंडिविजुअली लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को देखा जाए तो वे इंडिविजुअली कितने रेट पे सेटल करते हैं। तो डेंसिटी पे बेस्ड है कि सेडिमेंटेशन किस रेट पे हो रही है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा जाता है। Whereas in case of 80S, the number here is 40S plus 60S. Again काउंट नहीं करना। ठीक है, उसको ऐड नहीं करेंगे, ऐड करने से हमारे पास वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, so this is all about ribosomes which functions to synthesize protein, and प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए पे बेस्ड रहता है, डीएनए की कोडिंग कैसी है और क्या रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे।